हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर, ऑडिट तो ऑलरेडी रिवीजन चल रहा था हमारा, जहां हमने ऑडिट में दो तीन चैप्टर्स देखे जो बहुत ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं चैप्टर से। ठीक है सर, आज देखेंगे सर ऑडिट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सर ये प्योर A+ कैटेगरी का चैप्टर है। मतलब सर इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही बनना है। और दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें MTP और RTP के तहत बहुत मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कौन सा टॉपिक है, अभी सीरीज में रिवीजन करते करते हम वो भी देख लेंगे। ठीक है सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया फंडामेंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सच एज कोल, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, रेलवे एंड टेलीकॉम। ठीक है, PSU कहा है जहां पे गवर्नमेंट का दबदबा है, जिस सेक्टर पे गवर्नमेंट का दबदबा है वो सेक्टर होती है PSU। उसकी ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी हो गई, जैसे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, उसकी ऑडिट करती है C&A की या CAGI बोलो। ठीक है, गला बजा हुआ है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ PSU सर, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेसिफिक एक्ट लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेज टू अंडरटेक एंड मेक गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कोई भी डिपार्टमेंट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रहा है। तो PSU में बहुत सारे कैटेगरीज है। गवर्नमेंट कंपनीज भी PSU आती है, कॉर्पोरेशन भी PSU में आता है लाइक LIC, UTI, एंड डिपार्टमेंट्स भी PSU में आते हैं। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? मान लो कोई कंपनी ABC है, इसको हेल्ड कर रहा है CG 25%, एंड कर रहा है SG, मोदी जी, केजरीवाल 27%। तो कहीं ना कहीं 52% हो गया। तो एटलीस्ट 51% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी वोटिंग पावर पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या मान लो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट 51% कर ले, या मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन में, वो कंपनी क्या हुआ? गवर्नमेंट। इसकी सब्सिडरी क्या हुई? मान लो इसकी कोई सब्सिडरी है। सब्सिडरी कब होता है? जब मोर देन 50% कंट्रोल होता है। इसकी मान लो सबको ये PQR, ये सब्सिडरी हो गई। अब सब्सिडरी हो गई तो क्या ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई? यस। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी पे अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, बट बहुत रेयर चांस है। बट गवर्नमेंट कंपनी का बोली जिसका 51% हेल्ड कर रहा है CG और LG। सर अगर मैं एक बोलूं, ये ABC, इसका 26% हेल्ड कर रहा है BHEL, बेल। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, और 27% कर रहा है CG। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसी का गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करता है, ये डेफिनेशन है ही नहीं। तो आपको CG या SG हेल्ड करे तभी आप गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। क्वेश्चन में घबराना मत। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी लिख दे 26% हेल्ड कर रहा है, तो भाई गवर्नमेंट कंपनी हेल्ड कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैं अगर CG SG मिला के 51% हो रहा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी है। सो ऑब्जेक्टिव, अपॉइंटमेंट ऑफ CNAG बाय प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन MCQ बन सकता है। CNAG को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट। रिमूव कैसे होता है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। CNDG को लाना आसान है, बट हटाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हटाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर मिसबिहेवियर हो रहा है CNDG साइड से, या मान लो इनकैपेसिटी नहीं हो पा रहा है उनसे, तभी हटा सकते हैं। सैलरी डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट में। और CNG का होल्ड ऑफिस क्या होगा? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच वाज अर्लियर। सर 60 ईयर का ये बंदा CNDG पर में अपॉइंट हुआ, और इसका 65 ईयर पहले ही हो गया और 6 साल नहीं कंप्लीट हुआ, तो यहीं पे ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यहीं पे हट जाएगा। तो ये MCQ के लिए एक पॉइंट ये है, और ये है 6 ईयर या CNDG होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, रिजाइन एट एनी टाइम थ्रू लेटर टू प्रेसिडेंट। अगर रिजाइन करना है CNDG को, प्रेसिडेंट को लेटर देके कर सकता है। जो यार गला थोड़ा ठीक करना। चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू एन ऑडिट ऑफ CNAG। CNAG किस किस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है? पब्लिक कमर्शियल इंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय CG, SG एंड यूनियन गवर्नमेंट। कोई भी पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइज है जो कि कंट्रोल कौन कर रहा है, जिसको देख रहे कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केजरीवाल, या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग रेलवे, पोस्ट ऑफिस। सर रेलवे डिपार्टमेंट, इसकी ऑडिट ये गवर्नमेंट सेक्टर है कहीं ना कहीं, तो उसकी ऑडिट कौन करता है? CNAG। सब अथॉरिटी एंड बॉडीज फाइनेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी बॉडी, ठीक है, जो फाइनेंस कौन कर रहा है? फाइनेंस वाले, इसको पैसे कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अरविंद केजरीवाल उसमें फाइनेंस करते होंगे, तो उस डिपार्टमेंट की भी ऑडिट करेगा CNAG। नॉन कमर्शियल बॉडीज ओन बाय यूनियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेस चांसेस है, बट एक अच्छा पॉइंटर है यहाँ पे कि कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट ऑडिट कर सकता है? CNAG। परफेक्ट। सर CNAG बस पावर राइट टू सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट।
अभी देखेंगे इसके आगे, अभी पूरा एक अच्छा खासा टॉपिक है इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर का। तो यहाँ से 6-7 पर क्वेश्चन बना है, अभी देखेंगे। सर कमिटीज होती है, ये मैंने ना रेगुलर क्लास पढ़ाते समय ये मिस किया था। सर कमिटीज क्या होती है? पैट, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कोपो, ठीक है। अब सुनो सर, दो का एक कमेटी और उतना इंपॉर्टेंट नहीं, दो कमेटी सुनो क्या है। पैक क्या करता है? द मनी वाज डिस्ट्रीब्यूट लीगली ऑन द सर्विस फॉर द सेम फॉर द पर्पस अप्लाइड। मतलब मान लो कि ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके पास पैसा है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसके पास आया पैसा और इसने बोला कि मैं बनाऊंगा पार्क, मैं बनाऊंगा हॉस्पिटल, ठीक है। तो मनी जो है ना, पैसा, वो डिस्ट्रीब्यूट लीगली ऑन द सर्विस और द सेम फॉर द पर्पस अप्लाइड। जिस पर्पस के लिए पैसा लगा था ना, जिस पर्पस के लिए, तो पैक चेक करता है कि भैया जिस पर्पस के लिए तुम्हें पैसा मिला, क्या तुम उस पर्पस के लिए पैसा यूज किए कि नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये पैक क्या होता है? कंट्रोलिंग करता है या मॉनिटरिंग करता है कि तुम्हारे पैसा को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जिस पर्पस के लिए लगाया गया वो पर्पस से तुमने यूज किया पैसा को। एक्सपेंस फिर ऑथराइज, मतलब मान लो कि 50 लाख का तुम्हें एक्सपेंस करना है, हमें पता है इस कंपनी 50 लाख एक्सपेंस करना है, एमडी का साइन चाहिए, तो कहीं ना कहीं साइन वाइन है या नहीं प्रॉपर चेक करेगा। जो सारे एक्सपेंसेस हुए, ऐसा तो नहीं कोई 50 एक्सपेंस कर दिया गया। वर्कर्स 100 काम करते हैं, तुमने 150 वर्कर्स को पेमेंट कर रखा, 50 वर्कर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। तो सारा एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए? ऑथराइज। ये सारा काम कौन करेगा? पैक करेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोविजन फंड अकॉर्डिंग विद प्रोविजन। हाँ, जितना भैया डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स है, मान लो जितना फंड्स आया, मान लो कि पैक बनता है, रेलवे डिपार्टमेंट को 100 करोड़ मिलेगा, हॉस्पिटल वाले को 50 करोड़ मिलेगा। ये सारा चेक करता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फंड्स का, एप्रोप्रिएशन फंड्स हो रहा है, वो एज पर प्रोविजंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर रेगुलेशंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और 3 पॉइंट याद रख लो काफी। इट आल्सो एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंसी ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस। सर वॉशिंग मशीन से याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो स्टेटमेंट चेक करता है, जो भी साल का स्टेटमेंट बनता है ना, उसको स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है कि भैया ऑटो में क्या कहते हैं, जितने इसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, जितना एक्सपेंडिचर किया, जितने रेवेन्यू, जितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारे ये चेक करेगा। तो पैक का काम कहीं ना कहीं, मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, पैक का काम कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का है। वो देखेगा जिस पर्पस पे पैसा मिला वो पर्पस यूज है कि नहीं है, क्या सारे एक्सपेंडिचर ऑथराइज थे या नहीं थे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैसा का सही हुआ कि नहीं हुआ डिपार्टमेंट वाइज, अकाउंट भी चेक करेगा सबका स्टेटमेंट। कोपू कहीं ना कहीं रिपोर्ट पे ध्यान देता है। देखो, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोपू, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज पीएससी एक्सरसाइज ओवर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या क्या सुनो, तो एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सर देखो, रिपोर्ट मतलब मान लो मैं टैली में गया, मैंने ईयर का पूरा डेटा निकाल लिया, पूरा रिपोर्ट निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट ही होता है। तो ये एग्जामिन करता है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सर पब्लिक अंडरटेकिंग कौन होता है? सही है, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन सेटअप जो अंदर स्पेसिफिक एक्ट से बने हुए थे। तो ये सारे का क्या करेगा सर? रिपोर्ट चेक करेगा, अकाउंट्स रिपोर्ट चेक करेगा कि हाँ साल भर में सर काम क्या हुआ, क्या एनालिसिस है, हो सके तो ये सीएमए रिपोर्ट भी ले सकता है सर। मतलब सीएमए रिपोर्ट मतलब सर जहाँ पे रेशियो वाइज एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, तो ये रिपोर्ट पे ध्यान देता जाएगा। फिर और किसी रिपोर्ट चेक करेगा, तो एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सीएनडीजी ऑन पीएसयू। अब सीएनडीजी ने जो ऑडिट किया था पीएसयू, क्योंकि पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर है, कहीं ना कहीं उसकी ऑडिट सीएनडीजी करेगा, तो सीएनडीजी की रिपोर्ट चेक करेगा कोको। फिर देखिएगा, ये देखो ये एमसीक्यू बहुत बनता है, ये देखो ये ऐसे को लंबा चौड़ा लिख के दे देगा, बोलेगा कौन सा डिपार्टमेंट चेक करेगा, तो सर कोको याद रखना। तो एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू। सो एफिशिएंसी क्या होता है? प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके प्रॉपर काम करना। एंड सी द मैनेज इन साउंड बिजनेस एंड प्रूडेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑन मस्ट। साउंड प्रिंसिपल मतलब मान लो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मान लो आप बिजनेस में हो, आप कुछ भी आप मान लो गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस में हो, तो आप साउंड बिजनेस को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं जो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है या प्रेजुडिशियल टू द गवर्नमेंट सेक्टर है और प्रूडेंशियल प्रूडेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। तो ये एक लंबा चौड़ा, देखो मैं आइडिया में देख रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे। एक लंबा चौड़ा ऐसा देगा, बोलेगा कौन सा सेक्टर या कौन सा कमिटीज पे ध्यान देता है। देखो कोको कहीं ना कहीं रिपोर्ट पे ध्यान देता है, पीएसयू की रिपोर्ट, सीएनडीजी की पीएसयू की रिपोर्ट। देखो पहला है पीएसयू की रिपोर्ट, फिर सीएनडीजी ने जो पीएसयू की रिपोर्ट बनाया उसको देखेगा, फिर चेक करेगा क्या इफिशिएंसी काम हुआ कि नहीं हुआ, साउंड प्रिंसिपल बिजनेस फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। अब बात आता है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे जितने ऑडिट्स होने अंदर बहुत सारे ऑडिट्स होने वाले हैं। अंदर होने वाला परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट हैं। तो यही नहीं, ऑब्जेक्टिव में बस वही सब नाम बताया गया कि अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। कंप्रेहेंसिव ऑडिट बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं,
हेल्पिंग गवर्नमेंट, देखो मेन बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या, पीएससी ऑडिट करवा क्यों रहा है, तो भैया गवर्नमेंट को हेल्प मिलता है टू आइडेंटिफाई ऑपरेशनल डिफिशियंसी। जहां जहां डिफिशियंसी है ना, जिस जिस सेक्टर में डिफिशियंसी है ना, हमें उसको आइडेंटिफाई करने में इजिली पता चलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में डिफिशियंसी बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल में डिफिशियंसी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में डिफिशियंसी हो सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफिशियंसी हो सकता है, एलआईसी जो सेटअप अंडर एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी में डिफिशियंसी हो सकता है। तो डिफिशियंसी पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए पीएससी ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट ऑफ पीएससी नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस, इट आल्सो इनेबल्स परफॉर्मेंस ऑडिट। मैंने क्या बोला, बस ऑडिट के नाम से आने वाले हैं, बट वही बोल रहा है कि पीएससी ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, जिसमें हम फाइनेंस सेक्टर पे काम करते हैं, या कंप्लायंस नहीं होता सिर्फ हम लॉज रेगुलेशन देखते हैं, हम परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं। परफॉर्मेंस क्या चेक होता है सर, ट्रिपल ई, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। क्या तुम प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, क्या तुम बेटर क्वालिटी यूज कर रहे हो विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्या तुम टाइम पे काम कर रहे हो। तो अभी वही देखेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट का पूरा कंसेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस ऑडिट। वही बोल रहा है कि इसका लिमिट कोई फाइनेंस तक नहीं है, परफॉर्मेंस ऑडिट तक भी है, प्रोस्पेरिटी नहीं होगा, प्रोप्राइटरी होगा, ठीक है। इसलिए मैं ना नोट करेक्ट करते हुए सही कराऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया गया नोट। प्रोप्राइटरी ऑडिट, एग्जामिनेशन एंड डिसीजन ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी आप पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक का पैसा का यूज करते हो ना, तो वहां पे प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो पब्लिक के पैसा से परचेज, मतलब आपने बोला पब्लिक के पैसा से हम बिल्डिंग बनाने वाले, जो स्टूडेंट पे काम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा का आप यूज कर रहे हो, पब्लिक फंड से यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोप्राइटरी ऑडिट होगी कि आपने जो भी एक्सपेंडिचर के प्रॉपर थे कि नहीं थे, क्या एक्सपेंडिचर करना सही था, क्या वो एक्सपेंडिचर हम इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे आज में एक न्यूज दिया था, पटना में एक म्यूजियम बना, ठीक है, बोला गया इस म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉलेज पर्पज के लिए, बट उसी म्यूजियम पे है ना 5,000 ट्री थे, उसको काट के, मतलब एग्जाम्पल है, 5,000 ट्री, 500 ट्री को काट के वहां पे म्यूजियम बनाया गया, बट उस म्यूजियम में कोई आता जाता भी नहीं है। क्या वो म्यूजियम बनाना जरूरी था? और म्यूजियम में बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, क्या वो म्यूजियम बनाना जरूरी था? तो क्योंकि पब्लिक का पैसा ही कहीं ना कहीं था ना, हो सकता है एक म्यूजियम में लगा आपको 5 करोड़ और आपने 500 करोड़ अपने पॉकेट में रख लिया, और इस म्यूजियम कोई आता जाता भी नहीं है। तो कुछ ऐसा काम करो जो आप इग्नोर भी कर सकते, ऐसा काम मत करो जहां पे इग्नोर भी हो सकता था वो प्रोजेक्ट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में यही चेक करते हैं सर। कंप्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है? डिटेल एग्जामिनेशन, चेक टू एंड टारगेट एंड अचीव और नॉट इन डिटेल, लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस, ठीक है, लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस और डिटेल में काम करना है यहाँ पे, ठीक है। चेक करना टारगेट को अचीव कर, क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया नहीं किया, इन डिटेल, एंड लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस, हर एरिया वीकनेस। जैसे मान लो एक कंपनी, उसके ब्रांचेस यूनिट अलग अलग है, तो हर एक यूनिट को पकड़ दो, उसका डिटेल ऑडिट टिप टू बॉटम तक, ठीक है। कंप्रिहेंसिव ऑडिट पे मेरे को लगता है इस टर्म में क्वेश्चन आने वाला है। अभी एक मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन चांस है सर। देयर इज लिंकेज ऑफ एफिशिएंटी एंड इकोनॉमिक ऑपरेटर परफॉर्मेंस विद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फिजिकल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। क्या तुम्हारे बुक्स में परफॉर्मेंस कुछ और आ रही है, फिजिकल परफॉर्मेंस कुछ है ही नहीं? क्या तुमने प्रॉपर इफिशिएंट इकोनॉमिक काम किया कि नहीं किया? तो इससे पता चलता है कि हाँ, तुमने बुक से परफॉर्मेंस दिखा रखा है, तुम्हारा ये प्लस है, बट फिजिकल कुछ काम ही नहीं, वहां पे एक पिलर तक नहीं खड़ा हुआ है वहां पे। एंड फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी करने पता चलता है। फिजिकल फिजिकल क्या होता है? फिजिकल ऑडिट और प्रोविजन ऑफ फंड सैंक्शन प्रोपर्टी, मतलब सैंक्शन मतलब आपने 500 करोड़ सैंक्शन किया, तो ये चेक करना क्या 500 करोड़ सैंक्शन करने लायक था। प्रोविजन ऑफ फंड आपने ऑलरेडी बनाया था, प्रोविजन 600 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं ये खेलते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स फिजिकल। और मैनेजर होता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट टर्म्स में, लाइक इफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। सर इफिशिएंसी मतलब क्या होता है? सब आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूज करते हुए काम करना। इकोनॉमी क्या होता है? बहुत लेस कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज को लेकर काम करना। इफेक्टिवनेस क्या होता है? अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव है? सिंपल बात है, इसमें ज्ञान दिया गया ऑडिट्स बारे में। पहले बोला कि ऑपरेशनल डिफिशियंसी को पता लग जाएगा, फिर बोला कि लिमिटेड नहीं है फाइनेंशियल कंप्लायंस ऑडिट, ये आगे बात भी परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट करवाता है ये पब्लिक का पैसा क्या यूज हो रहा है। कंप्रिहेंसिव ऑडिट करवाता है, सबका ऑडिट आगे पढ़ेगा भी हम। There is linkage between operating physical performance and financial performance. Financial performance में आपका दिख रहा है A+, बट फिजिकल में एक पिलर नहीं खड़ा किया आपने उस बिल्डिंग के लिए। फिजिकल एंड मैनेजर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? मॉनिटरिंग या मान लो उसकी रिपोर्टिंग। तो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने जो सैंक्शन किया फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स किया है, वो सही है कि नहीं है, कितना क्वांटिटी में है कि नहीं है। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? इफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ता है। चलो अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, ठीक है। पीएससी ऑडिट में कितने एलिमेंट्स है? क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट। तो ऑडिट में कभी नया ऑडिट में कभी हार्ड नहीं आता है। जब क्वेश्चन बैंक से नहीं आता ना, तब पेपर हार्ड आता है। तो क्वेश्चन बैंक से
जो बहुत सारे लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके आते हैं, बट सर देखो अगर नोट से क्वेश्चन आ गया ना कहीं भी या न्यू क्वेश्चन आ गया ना तो फिर पेपर हार्ड आने ही वाला है। सर एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, पहला बोलता है पहला एलिमेंट क्या है, थ्री पार्टीज। इसमें होता है तीन पार्टीज, कौन कौन, एक तो ऑडिटर्स, फिर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट पार्टी, फिर होता है इंटेंडेड यूजर। सर ऑडिटर क्या होता है, सिंपल बात, रोल ऑफ ऑडिटर इज फुलफिल्ड बाय द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, साइन। ये इसके अंदर जो भी ऑडिटर का जो भी ऑडिटर का रोल होता है वो फुलफिल करता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, साइन। एमसीक्यू बोल सकता है यहाँ से। सर जो और मेन समझो कि तीन पार्टीज होता है, ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट पार्टी क्या होता है, सर सिंपल टीसीडब्ल्यूजी द ऑडिटेबल एंटिटीज, ठीक है। सर ये मतलब क्या होता है, सुनो, मान लो ये ऑडिटर, इसने कोई डिफिशियंसी पाया, किसको कम्युनिकेट करेगा, सर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट पार्टी, जो मैनेजमेंट करता है कंपनी को, ये मान लो सेक्टर को, तो कौन का टीसीडब्ल्यूजी होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी आर एड्रेसिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। इंटेंडेड यूजर, सर इंटेंडेड यूजर मतलब सर किसके लिए ये सब हो रहा है, आर दोस्त फॉर हुम द ऑडिट प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट, मे बी पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ईटीसी। सर वो लोग, या मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो तीन लोग होते हैं, सिंपल समझो, देखो ये भी नहीं भी याद करोगे ना ये चलेगा। तीन पार्टीज होते हैं, कौन कौन से, ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो ऑडिटर ऑडिट किया उसने कम्युनिकेट किया किसको, टीसीडब्ल्यू जो होता है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट पार्टी, फिर मेन किसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनता है, इंटेंडेड यूजर। अब देखो सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फिर बनाते हैं एमसीक्यू 4 नंबर का। सो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज क्राइटेरिया, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। देखो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, दिस रिफर्स टू एन इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एन एक्टिविटी दैट मेजर्स एंड कंपेयर विद क्राइटेरिया। सर देखो अगर मैं प्यार वाले लगता हूँ समझाऊं, आराम सिंपल लफ्जों में समझाऊं, तो सब्जेक्ट मैटर हो गया आपका इस बार का रिजल्ट, ठीक है। मान लो इस पर आपने लाया 220 एक ग्रुप में, परफेक्ट। तो सब्जेक्ट मैटर के बाद दिस रिफर टू एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और कंडीशन और दैट मेजर। अब ये जो है ना ये 220 ये कंपेयर होने वाला है किससे, आपके प्रीवियस ईयर रिजल्ट पे, या मान लो कोई भी बेंचमार्क से। आप हमेशा 180 170 लाते थे, तो एक बेंचमार्क बन गया आपको ना 190 ऑन एवरेज आते हो। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, कोई इंफॉर्मेशन निकालना जो कि अब कंपेयर होके जाने वाला किसके पास, क्राइटेरिया के पास। क्राइटेरिया क्या होता है, बेंचमार्क। तो 220 को आपने क्राइटेरिया से मैच किया, मतलब 190 से, तो आपने देखा यार 30% बेस्ट काम किया उस बार। तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, बेंचमार्क होता है, इंडस्ट्री बेंचमार्क होता है। मान लो हमें हमारे सी इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या है ग्रुप का 200, सिंपल सी बात। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, बेंचमार्क हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर है ना क्राइटेरिया से वो इवेल्युएट होने वाला है। और ये दोनों के बीच का जो एनालिसिस निकलता है कि हाँ आप कर गए पास, तो ये होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। दिस रिफर टू रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द मैटर जो इवेल्युएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो समझिए सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, ये 220 नंबर, क्राइटेरिया क्या हुआ 200 नंबर, और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या हुआ, दोनों का एनालिसिस, मतलब आप निकल गए पास। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मान लो आपने प्रोविजंस बनाया कि इस डिपार्टमेंट है ना, मान लो आपका सेक्टर था प्रोपर्टी ऑडिट का, आपको ब्रिज बनाना था। ब्रिज में आपने बनाया कि यार इसमें ना खर्च लग गया, सब्जेक्ट मैटर है 160 करोड़ रुपया, बट आपने क्राइटेरिया निकाला, क्राइटेरिया क्या होता है बेंचमार्किंग, और देखा आपने हर जगह देखा या ब्रिज बनाने खर्चा 150 लगता है, आपका 160 है, हर जगह क्राइटेरिया बेंचमार्क 150 है, कहीं ना कहीं आप 10 करोड़ ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो ये सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन निकला कि हमने 10 करोड़ ज्यादा खर्च किया। तो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या होता है एक रिजल्ट होता है, एक आउटकम होता है जो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के अगेंस्ट जाके काम करता है, ठीक है। सर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, देखो यहां भी क्वेश्चन आया, तो ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट्स क्या है, कितने पार्टीज है, तो ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। फिर बोलता है कि सेकंड एलिमेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो क्राइटेरिया से मैच होने वाला है, जाके कंपेयर होने वाला है। क्राइटेरिया क्या होता है, सिंपल क्या है, बेंचमार्क है, जब दोनों इवेल्युएट हो गया तो एक निकलेगा रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड आउटकम, ठीक है। जो होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, जो सब्जेक्ट मैटर का इंफॉर्मेशन निकला क्राइटेरिया से मैच करते हैं। अब से सर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, दो टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, एक होता है अटेस्टेशन, यहां भी क्वेश्चन आया था, एक होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सर अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है, आप ऑडिटर और केबिन में बैठे हो, आपके पास बैलेंस शीट आया, आपने इवैल्यूएशन किया और आपने साइन मारा, खत्म। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उस बैलेंस शीट पर अगर लिखा हुआ है बिल्स पेबल 400 करोड़, तो आपने उस 400 करोड़ का एविडेंस निकाला और आपने साइन मारा। तो उस बैलेंस शीट बनाया किसने, मैनेजमेंट ने, सब काम किया किसने, मैनेजमेंट। आपने क्या किया, बस उसको चेक किया, उसको एविडेंस कलेक्ट किया, उसको साइन किया, फाइनल किया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, दो टाइप्स के एंगेजमेंट आते हैं, एक होता है क्या अटेस्टेशन एंगेजमेंट, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट में ये होता है। द रिस्पॉन्सिबल पार्टी हिमसेल्फ, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन, देखो नाम आप समझ लिख होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो पीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट होता है,
हिमसेल्फ खुद से मेजर करेगा सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया, वो खुद से मेजर करेगा सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के और आपको निकाल के देगा रिजल्ट्स, जो कि सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होता है ऑडिटर पास। ऑडिटर पास जो बैलेंस शीट बन के आता है ना, वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होता है। वो सारा काम वही करता है मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करके बैलेंस शीट बना देता है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। बिल्स पेयर का इन्फॉर्मेशन, बिल्स रिसीवेबल इन्फॉर्मेशन, पीपी इतना, बस ऑडिटर क्या करता है, उस सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। तो वर्ड आपको याद होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वेन ऑन विच ऑडिटर गैदर एविडेंस, ऑडिटर क्या करता है, एविडेंस गैदर करता है, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, सब एविडेंस गैदर करते हैं टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने की हमें बस एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट यही होता है, यहाँ नॉर्मली वही फाइनेंस ऑडिट होता है। अब सर बात आता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ये क्या होता है। सर यहाँ पे ऑडिटर आता है फॉर्म में, ऑडिटर खुद से यहाँ पे क्या करता है, खुद से ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर पता करता है, खुद से क्राइटेरिया बेंचमार्क पता करता है, खुद से सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो यहाँ पे ऑडिटर बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा। अंडर दिस ऑडिटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डाटा, ऑडिटर खुद कलेक्ट करेगा डाटा। ऊपर में क्या था, मैनेजमेंट कलेक्ट करता था, यहाँ पे क्या ऑडिटर खुद कलेक्ट कर रहा है डाटा, उसको मेजर कर रहा है डाटा, कंपेयर भी कर रहा है क्राइटेरिया से, एंड मेक अ रिपोर्ट इन सिंपल। द ऑडिटर मेजर्स और कंपेयर द सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग टाइप के, ठीक है। इन सिंपल देखो, इन सिंपल द ऑडिटर मेजर्स और कंपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या क्या एग्जांपल होंगे इसके, परफॉर्मेंस ऑडिट या कंप्लायंस और डायरेक्ट रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस ऑडिट में यही होता है जहां पे ऑडिटर खुद से क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर पता लगाता है, खुद से क्या करता है, क्राइटेरिया पता लगाता है, खुद से इवेल्युएट करवाता है। बट अटेस्टेशन में क्या होता है, जो फाइनेंस ऑडिट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सारा काम मैनेजमेंट करके देता है, बस आपको एविडेंस पता करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करना है, डेटा भी खुद बनाना है, कलेक्ट भी खुद करना है, काम भी खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर मीन इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसको खुद इवेल्युएट करता है, ठीक है। यहाँ पे खुद से सब्जेक्ट मैटर मिलता है भाई, उसको खुद इवेल्युएट उसको करना पड़ता है ऑडिटर को। तो देयर इज टू टाइप ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। अब सर आता है प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू ऑडिट, इसको देखते हैं, जो देख ही लेते हैं। द प्रिंसिपल कैटेगराइज टू ग्रुप, जनरल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या हुआ, मैटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशंस। प्रिंसिपल्स क्या होता है, मतलब सिंपल से होता है एक काम करने का तरीका या काम करने का संविधान। प्रिंसिपल्स मतलब वही हो गया, लॉज एंड रेगुलेशंस, क्या रेगुलेट है, एसओपी क्या है। तो मेटेरियलिटी को ध्यान देखते हुए काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है टीसीडब्ल्यूजी रिस्पांसिबल पार्टी से, एथिक्स, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, क्वेश्चन माइंड लेके चलना है हर बार, ऑडिट रिस्क चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है। तो ये सब जनरल प्रिंसिपल है, लेस चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। बस मैंने बता दिया कि जनरल प्रिंसिपल क्या है। ऑडिट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये सब प्रिंसिपल्स है पीएसयू ऑडिट के। याद रखना एलिमेंट्स आने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में क्वेश्चन में बना है, इस बार ही बना है, इस पे बना था क्वेश्चन, शायद इस पे था, इस पे नहीं था, इस पे था, तो कहीं हो सकता है इस पे बन सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल याद रखना, जनरल प्रिंसिपल क्या है, मेटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क, कम्युनिकेशन, ये सब ऑडिटर को करना होता है। और ऑडिट प्रोसेस से क्या आता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। अब आता है ये सर, कि आपको हर 2 अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में एक बार ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं, चलो अब देखते हैं ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सर गवर्नमेंट कंपनी केस में बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी टॉपिक है, 2 पेज का टॉपिक नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड बाय सीएनडी। हमें पता था सर, हमने पढ़ते थे कंपनी ऑडिटर चैप्टर में, गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी केस में ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, C&AG। रेम्युनरेशन स्टिल बाय कंपनीज, नॉट बाय सीएनडी। रेम्युनरेशन भले कंपनी देगा बट सीएनडी नहीं देगा, बट गाइडलाइंस इशू बाय सीएनडी। सिंपल समझो, अपॉइंटमेंट कौन करता है, C&AG। CNAG डायरेक्ट करेगा अपॉइंटेड ऑडिटर को, ऑन व्हिच मैनर द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑडिटेड एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू CNAG। C&AG ने क्या किया, ऑडिटर अपॉइंट किया, और इस ऑडिटर ने क्या किया, काम किया, जिस डायरेक्शन में CNAG ने बोला था उस डायरेक्शन में काम किया, एंड इसने रिपोर्ट सबमिट किया इसको, C&AG को, ठीक है। CNAG रिपोर्ट, CNAG डायरेक्शन दिया, एक्शन टेकन बाय ऑडिटर्स एंड इंपैक्ट ऑफ सच अकाउंट, ठीक है। सिंपल बात है, इसको मैंने सॉल्व किया। CNAG ने रिपोर्ट दिया, डायरेक्शन दिया, एक्शन कैसे लेना ऑडिटर्स को, उसके इंपैक्ट क्या होंगे अकाउंट्स पे, ठीक है। डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट, ठीक है। अब ये देखो सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब यहां ये समझना है सर, देखो अगर क्वेश्चन आया डायरेक्टर CNAG को ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी केस में, CNAG। रेम्युनरेशन कौन देता है, कंपनीज। डायरेक्शन CNAG कैसे काम करता है, CNAG डायरेक्शन देता है भाई ऑडिटर को, देखो तुमको इस काम में ऐसे ऐसे काम करना है, इस जोन में, और तुम्हें जो भी रिपोर्ट होगा तुम हमें सबमिट करना है। अब CNAG देता है सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट।
सर सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? द CNAG ऑफ इंडिया शैल विद इन 60 डेज, मतलब 60 डेज में दे देना होगा अगर देना है तो, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब मान लो इस ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर 60 डेज कितना हो गया? मान लो 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक, उससे पहले पहले CNAG को सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना है, तो ऑडिट का सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन देना होगा। एंड हैव राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट of financial statement of government companies, so CNAG may authorize person or person in required of additional information, the person is CA to appointed by CNAG। सिंपल सुनो, अगर CNAG कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जस्ट लाइक कोई ऑडिटर था, वो ऑडिट करने गया, वहां पे GST के बहुत सारे कंप्लायंसेस थे और वो ऑडिटर डायरेक्ट टैक्स वाला था, तो CNAG बोला कि काम करो, हमें ना सप्लीमेंट्री ऑडिट वाले बोले हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और हमारे पास पावर है, CNAG बोला हमारे पास पावर है, हम 7 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने बोल सकते हैं, तो वो 7 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था ना, वहां पे उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, तो CNAG चाहे तो कोई ऑडिटर को अपॉइंट करके, CA को अपॉइंट करके, जो अपॉइंट तो CNAG करेगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, याद रखना सर 60 डेज के अंदर, ये MCQ में आता है। और कभी और उसके बाद क्या देगा? कमेंट करेगा। अब वो सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा, उस पर भी कमेंट करेगा, तो एनी कमेंट गिवन बाय CNAG और एनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, ठीक है, विथ ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंड टू, देखो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आएगा जो सप्लीमेंट्री ऑडिट हुआ है, या मान लो कोई कमेंट मिलेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट पे कि देखो ये पार्ट पे CNAG कमेंट कर रहा है, अपना डायरेक्शन देगा CNAG, अपना ओवरव्यू देगा, तो वो ओवरव्यू भी, या मान लो सप्लीमेंट्री ऑडिट है तो वो ऑडिट रिपोर्ट है तो वो भी रिपोर्ट भी, प्लस मेन ऑडिट रिपोर्ट सेंट बाय कंपनी, कंपनी को हर वो पर्सन को देना है जिसको रिसीव कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने की पावर है, जैसे कंपनी के स्टेक होल्डर्स, कंपनी के इंटेंडेड यूजर जिसके लिए ऑडिट होता था। एंड ऑल्सो प्लेस इन AGM, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 एवरी मेंबर्स एंड ट्रस्टी, 2 मेंबर होना चाहिए कंपनी के, ट्रस्टी होना चाहिए, और हर AGM में क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का पावर 60 डेज में CNAG को भी है, उस पर कमेंट मिला कुछ, मान लो सप्लीमेंट्री ऑडिट कुछ लिखा था, CNAG ने बोला हाँ ठीक है मैं इस पे कमेंट दे रहा हूँ, इस कंपनी, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इस ऐसे में हुआ है, जो भी कमेंट दिया उसमें, या मान लो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट ही दिया, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट प्लस मेन रिपोर्ट हर वो पर्सन को भेजो कंपनी जो वो ऑडिटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने के पावर में रहती है, मतलब कोई भी इंटेंडेड यूजर कंपनी के शेयर होल्डर्स, या तो CNAG क्या कर सकती है? खुद से टेस्ट ऑडिट कर सकती है, यहाँ पे ये खुद से करती है। CNAG under section 147 of Companies Act 2013 shall apply to report of such test audit। देखो या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगी या टेस्ट ऑडिट खुद से कंडक्ट करेगी, तो याद रखना अगर इसका क्वेश्चन आया गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट का, तो ये पूरा आंसर एक ड्राफ्ट होना चाहिए, पूरा आंसर होना चाहिए कि गवर्नमेंट CNAG अपॉइंट करती है ऑडिटर को, CNAG डायरेक्शन देती है ऑडिटर को कि ऑडिट कैसे करना है, किस किस सेक्टर में काम करना है, फिर ऑडिटर रिपोर्ट देगा CNAG को, CNAG कुछ कम लगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है 60 डेज के अंदर, फिर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट का रिपोर्ट आएगा, या मानो CNAG कोई कमेंट पास किया उस रिपोर्ट पे, तो वो सारा रिपोर्ट और मेन रिपोर्ट कंपनी को हर उस आदमी को भेजना है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने के लायबल है। फिर उससे भी नहीं बात माना तो CNAG एक टेस्ट ऑडिट कर सकती है, टेस्ट ऑडिट CNAG खुद आके करती है, ठीक है। तो पूरा ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट ऑडिट में क्या क्या होता है, नहीं होता, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। सर नाउ कम्स फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल ऑडिट। सर फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? सर बचपन से करते आ रहे, मतलब बचपन नहीं अपने आर्टिकल से करते आ रहे फाइनेंशियल ऑडिट। सर फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया को कंपेयर करके हमें सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम उसको क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं। तो सिंपल ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम क्या लिखते हैं? ओपिनियन लिखते हैं कि वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं। परफेक्ट। और इससे करने से क्या होता है? ये करने से ऑल्सो इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। जो हमारे इंटेंडेड यूजर होंगे तो वो सारे वर्ड सबको आगे चाहिए। इंटेंडेड यूजर कौन थे? सर जो हम देखिए कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उनको क्या होता है? उनको मोर कॉन्फिडेंशियलिटी मिलता है, उनको मोर कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमारे कंपनी में सब फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो फाइनेंशियल ऑडिट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर PSU। सर कंप्लायंस ऑडिट। सर कंप्लायंस और सिंपल मीन्स बताऊं, रूल्स रेगुलेशंस लॉज सब प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए आपने सारे एक्सपेंडिचर किए या मान लो आपने सारे प्रोविजंस बनाए, आपने सारे सैंक्शंस किए हों, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर सब्जेक्ट मैटर। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सर आपको जो 220 नंबर आया था, इज द इंफॉर्मेशन जो क्राइटेरिया से मैच होने वाला है, इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? मान लो MGT 7 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट मैटर है और इस फॉर्म को आप प्रॉपर्ली प्रोविजंस के तहत मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सुनो, जैसे लॉ में बोला गया
कि बोर्ड मीटिंग्स 4 होने वाली है, तो आपने 6 बोर्ड मीटिंग किया साल में, और क्राइटेरिया क्या है, बेंचमार्क, कितनी बोर्ड मीटिंग होनी है, 4 बोर्ड मीटिंग। तो हाँ 6 बोर्ड मीटिंग आपने किया, मिनिमम 4 करने की रिक्वायरमेंट है, तो परफेक्ट है। अब क्राइटेरिया 4 है, आपने किया 3, तो कहीं ना कहीं आप लॉस रेगुलेशन सही से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, और दोनों के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही होता है सिंपल सी बात, जो लॉस रेगुलेशन आपने कंपनी में लगाया है ना, क्या वो सही है एक्ट के तहत, या मान लो जो भी प्रोविजन है उसमें सही है कि नहीं है कंप्लायंस। और ये होता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर यहाँ क्या हुआ, आपने जो भी CSR एक्सपेंडिचर किया, मान लो 1 करोड़ रुपीज की, और अभी CSR एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया मतलब क्या हुआ, लॉ बोलता है, क्राइटेरिया मतलब सिर्फ लॉ, लॉ बोलता है कि CSR एक्सपेंडिचर 2% होना चाहिए, और आपने 1% किया, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर सही नहीं है, कंप्लायंस विद लॉ सही नहीं है, ठीक है। इन ऑडिट वी मस्ट कंप्लाई विद चेकिंग ऑफ वेदर, वेदर होगा, वेदर नहीं, वेदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्फॉर्मेशन आर विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सिंपल बात है, हम देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपने जो भी किया, एक्सपेंडिचर किया, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तहत है कि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है आपने जो प्रोविजंस बनाया उतना प्रोविजंस बनने ही चाहिए था। CSR एक्सपेंडिचर आपको 2% कब से 2 करोड़ होना था, आपने 1 करोड़ किया, 1% किया, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपने जो की है वो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या फ्रेमवर्क सही है या नहीं है, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट इज विद कंसर्न विद, दो टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। कंप्लायंस ऑडिट कंसर्न विद रेगुलेटरी, उसको आर, प्रोप्राइटी, आरपी, आरपी, ठीक है। तो आरपी से याद रखना, रेगुलेटरी प्रोप्राइटी, ठीक है। रेगुलेटरी मतलब क्या, सिंपल से वही बात, ऊपर वाली बात, चेक वेदर सब्जेक्ट मैटर आर इन कंप्लायंस और नॉट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देख लो। और प्रोप्राइटी मतलब क्या हुआ, प्रोप्राइटी मतलब जहां दिखेगा ना प्रोप्राइटी ऑडिट भी आएगा, तो प्रोप्राइटी मतलब समझ लो पब्लिक का पैसा आपने प्रॉपर यूज किया या नहीं किया। तो एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड साउंड इन्वायरमेंट, ठीक है। सिंपल बताऊं, पब्लिक ऑफिशियल्स अगर मान लो एक्सपेंडिचर CSR लिखा हुआ था 2 करोड़ रुपीज आप करने वाले हो फॉर डेवलपमेंट ऑफ पार्क, चिल्ड्रन पार्क, बट आपने क्या किया, पब्लिक का पैसा लगा के 50 लाख की यूज किया, तो कहीं नहीं आप पब्लिक का पैसा का गलत यूज कर रहे हो। और एग्जांपल समझना कि मैंने रेगुलर क्लासेस में डाल रखा है, तो सिंपल को बस नोट्स को ओवरव्यू कर रहे हैं, एक नोट्स को समझने का आएगा, तो सारा स्टडी मैट का उठाया हुआ नोट्स है, तो हमारे साथ एक वर्ड रीडिंग मान लोगे, नोट्स का सफिशिएंट है। तो कंप्लायंस और दो चीज पे कंसर्न करता है, क्या सर, रेगुलेटरी आर, प्रोपर्टी की, आरपी। रेगुलेटरी मतलब क्या हुआ, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, मान लो आपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो इन कंप्लायंस विद क्राइटेरिया और नॉट, इन कंप्लायंस विद क्राइटेरिया और नॉट, ये रेगुलेटरी हुआ। प्रोप्राइटरी क्या हुआ, जो पब्लिक का पैसा है वो साउंड एनवायरमेंट या साउंड तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। सब पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। अब क्या सर, कंप्लायंस ऑडिट अकेले भी हो सकता है, क्या कंप्लायंस ऑडिट साथ में भी हो सकता है? मान लो आप फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हो, साथ साथ कंप्लायंस ऑडिट भी कर लो, हो सकता है फाइनेंशियल ऑडिट किया, उसमें एक्सपेंडिचर लिखा हुआ 200 करोड़, कंप्लायंस चेक कर लो, क्या ऐसा प्रोविजन लिखा है कि इसमें 200 करोड़ खर्चा लगेगा। तो क्या कंप्लायंस ऑडिट किसी ऑडिट के साथ भी हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है, वही बात कर रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट जनरली कंडक्टेड आइदर, सुनो यहाँ पे ये मत समझना, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड ऑडिट, ये काट दो, ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट जनरली कंडक्ट आइदर सेपरेटली और इंडिविजुअली कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। या तो अकेला हो सकता है, सिंपल कंपनी में करने जाओ और उसकी कंप्लायंस ऑडिट चेक करते हो, मैंने कंप्लायंस ऑडिट चेक किया था, तो सिर्फ कंप्लायंस चेक करो, प्रोविजन चेक करो कि बोर्ड मीटिंग सही है कि नहीं है, क्या पब्लिक पैसा था एक्सपेंडिचर करना बनता नहीं बनता था, लॉ में से लिखा नहीं लिखा था, या इन परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट अभी देखने वाले हैं, देखो नीचे परफॉर्मेंस ऑडिट 3 चीज पे काम करता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑडिट या तो अकेले भी कर सकते हो या तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ आपने किया तो 3 एस्पेक्ट पे ध्यान देना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या कंप्लायंस ऑडिट अकेले होता है? नहीं, कंप्लायंस ऑडिट सेपरेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या इन कॉम्बिनेशन में परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस ऑडिट सबके साथ चलेगा, कंप्लायंस ऑडिट प्लस के साथ परफॉर्मेंस आ सकता है, कंप्लायंस ऑडिट अकेले इंडिविजुअल किसी कंपनी में जाके कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम सर परफॉर्मेंस ऑडिट, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ भी है। सर परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? सुनो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। सर किसी के परफॉर्मेंस को पता लगाना हो तो कैसे पता लगाओगे? आफ्टर कुछ होने के बाद ही तो परफॉर्मेंस पता लगाओगे। मान लो मैंने सीए निकाला है 1 अटेम्प्ट में, मान लो जो भी रैंकर्स है 1 अटेम्प्ट में, तो उन्होंने जो रैंक निकाला है उसको एविडेंस को चेक करते हुए हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे एग्जामिनेशन को। तो परफॉर्मेंस होने के बाद, कुछ चीज होने के बाद को एविडेंस जो बचता है ना, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं हम। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मान लो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक बिल बनाया,
तो ये ब्रिज बनाया ना, इसके बाद इस ब्रिज बनाने की जो भी कॉस्ट आई, सब कुछ आई, उसको चेक करते हैं ना, दैट्स व्हाट परफॉर्मेंस ऑडिट। इट इज कंडक्टेड बाय सीएलएजी। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है एग्जांपल आता है, परफॉर्मेंस ऑडिट यूजुअली एड्रेस द इशू। अगर आप एग्जाम में इशू वर्ड दिख गया ना, तो याद रखना परफॉर्मेंस ऑडिट तीन चीज को एड्रेस करता है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये तीन वर्ड में क्या होगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन होगा, सिर्फ 2 नंबर तक ये तीन वर्ड लिखने का मिलेगा। इशू वाला क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमी क्या होता है, सिंपल बात, इट सिंपली मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपका कॉस्ट है ना उसको कम करना। बट याद रखना, फॉर एक्टिविटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑन अप्रोचमेंट एंड अचीविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट इट्स बेस्ट प्राइसेस। देखो भले कॉस्ट को कम करना है हमारा ऑब्जेक्टिव, बट क्वालिटी को भी ऐसा नहीं हम डिग्रेड कर देंगे, क्वालिटी को भी लेके चलना है, ठीक है। इफेक्टिवनेस को साइड को बताता हूं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो। कैसा इनपुट आउटपुट रेशियो, मान लो आपने 200 लगाया और आपको यूनिट मिल रहा है 100, और आप एक जगह कहीं 200 लगाया आपको मिल रहा है 50, तो विच इज द बेस्ट वन, ये वाला। तो कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट रेशियो को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट रेशियो को मॉनिटरिंग करना, एफिशिएंसी पता लगाने के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इन केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, एफिशिएंसी अचीव्ड विद मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। कम इनपुट लगाओ, ज्यादा हो। मान लो आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, अब एग्जाम में 80 मार्क्स आ गए, और 8 घंटा पढ़ रहे हो, एग्जाम में 60 मार्क्स आ गए, कहाँ पे बेस्ट है? कम इनपुट लगाया, मार्क्स ज्यादा आ गया, क्योंकि आपने स्मार्ट स्टडी किया, मेहनत वाली स्टडी की। 8 घंटा में आप 5 घंटा फोन ही चला रहे थे, तो वहीं पे एफिशिएंसी काम करेगा, जहां पर आपने कम इनपुट लगाया और मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ऑडिट एस्पेक्ट्स ऑफ एफिशिएंसी क्या क्या है, साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सर जस्ट लाइक जेआईटी, जस्ट इन टाइम। आप एससीएमपी पढ़ के आए हो या पढ़ोगे, सर साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या हो, मान लो सामान ला रहे हो आप जस्ट इन टाइम में, जैसे आपका डिमांड है, आपके मान लो कस्टमर डिमांड आया 200 यूनिट का, आपने कॉल लगाया अपने सप्लायर को, भैया 200 यूनिट, 200 यूनिट आपके पास आ गया, तो कहीं ना कहीं इफिशिएंसी है, तुरंत कॉल लगाया तुरंत पैसा है। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सामान मंगाने की पॉलिसी होगी ना, उसको अच्छा करो। सर रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली मैनेज एंड मेंटेन, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली यूज करो, मैनेज करो, मेंटेन करो। ऐसा नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो हाई है, जाने आने का रेशियो हाई है, एम्प्लॉय आ रहे, एम्प्लॉय 2 महीने में काम करते हैं भाग जाते हैं, ऐसा नहीं। आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करो, प्रॉपर्ली क्या करो, मेंटेन करो। ह्यूमन, फाइनेंशियल्स एंड अदर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का नाम बता दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करो। पहले बोला उसको सही से मेंटेन करो, फिर बोलता यूज करो। फिर efficient operating procedures are sound good, ठीक है। परफॉर्म साउंड्स गुड, ठीक है। देखो जो भी आपका, देखो एसओपी होता है कोई काम करने का, मतलब मान लो आज मेरे को कुछ सामान परचेस करना है, मैं अपने परचेस डिपार्टमेंट पर जाऊंगा, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाऊंगा, एक एसओपी बनता है हमारा। तो जो भी आपका एसओपी है ना, वो हमारे हमेशा इफिशिएंट होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर, मतलब सिंपल आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इन्वर्टेड यू स्ट्रक्चर का, एक बंदा सारा काम देखता है यहाँ पे, और उसको जहां भी गड़बड़ होता है पता चल जाता है। तो प्रॉपर जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना, उसको प्रॉपर सही करो, साउंड करो, ठीक है। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। जो ऐसा नहीं है डिस्गाइज हो जाए एम्प्लॉयमेंट, मतलब सर मान लो काम के लिए चाहिए 4 बंदे, आपने 40 बंदे लगा रखा है, और जबरदस्ती के 36 बंदे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो जो भी क्वांटिटी और क्वालिटी बनाने के लिए आपको बंदे चाहिए, जो भी टाइम चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो उसको आप ऑप्टिमम यूज करो। तो कहीं ना कहीं इफिशिएंसी के लिए इतना पॉइंट्स आप देख मिलोगे ना, काफी है, ठीक है। और जो भी आपका पब्लिक सेक्टर का है ना, वो कॉस्ट इफिशिएंट, मतलब सिंपल बात है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को ध्यान देते हुए बनाओ कॉस्ट इफिशिएंट। ये आपकी कीवर्ड्स है, कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हो फॉर अचीविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑन टाइम होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना, एसओपी की बात करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करो, रिसोर्सेज को प्रॉपर मेंटेन करो, और साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाओ जो भी परचेस करते हो सामान को, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट इज द स्टेट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव आर अचीव एंड रिलेशनशिप विद द बजट विद एक्चुअल इंपैक्ट। आपका बजट बना सर 200 यूनिट का, आपने एक्चुअल किया 150 यूनिट, कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। बट आपका बजट था 200 यूनिट, आपने बनाया 300 यूनिट, कहीं ना कहीं आपको आप इफेक्टिव हो, ठीक है। तो इफेक्टिव कुछ नहीं होता, बजट और एक्चुअल के इंपैक्ट का बीच का रिलेशनशिप निकलता है ना, जो आउटकम निकलता है ना, इफेक्टिवनेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम को क्या करो, अपने ऑडिट प्रोग्राम को एसेस करो, पता लगाओ कि आपके ऑडिट प्रोग्राम में कोई ऐसा तो नहीं है लैक हो रहा है कहीं पे, कि आपका बजट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स पता लगाओ कि आप कोई और तरीके से आप इफेक्टिव काम कर सकते हो। मान लो पहले आप फैक्ट्री के अंदर ट्रक का काम करते थे, फिर आपने स्मॉल व्हीकल्स मंगाए, फिर आपने बाइक से डिलीवरी करना स्टार्ट किया, मतलब ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव सुनना स्टार्ट करो,
कि जहां से आप कॉस्ट कम भी कर लो, थोड़ा सा इफेक्टिव भी हो जाए, और आपका इफेक्टिवनेस डिनोट्स एक्चुअल एंड बजट इंपैक्ट को चेक करता है। आपका एक्चुअल अच्छा आ रहा है, बजट से अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भाई अपने ऑडिट प्रोग्राम को एसेस करो, पता लगाओ कहीं और भी तो अच्छे चांसेस है कि मैं लैग कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव्स पता लगाओ। ठीक है, डिटरमाइन द लिमिट एच प्रोग्राम अचीव डिजायर लेवल प्रोग्राम। ठीक है, लिमिट अपना डिजायर रिजल्ट बचाओ कि हाँ, इससे किसी भी बच्चे का जो तैयारी करता है उसका एम होता है रैंक 1। अपना डिजायर रिजल्ट्स बना लो, अपना विजन क्लियर कर लो कि हाँ मेरा विजन यहाँ पे है, और लॉस रेगुलेशंस को ध्यान देते हुए बनाना है। ऐसा नहीं हो कि बस गाड़ी दे दे चलाने के लिए और धक्का धक्की उड़ाते हुए जा रहे हो, नहीं, लॉस रेगुलेशंस को ही फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, तो तीन थे वो सिंपल सी बात है, देखो इतना नहीं बोल रहा मैं, दिमाग नहीं लगा, मैं मेरा बात सुन लो। क्वेश्चन आया आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट यूजुअली एड्रेस द इशू ऑफ इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इकोनॉमी क्या होता है, सिंपल बात, कॉस्ट कम करना चाहिए रिसोर्सेज का विद बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एफिशिएंसी क्या हो गया, यहाँ पे कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर लो, जो कि रिसोर्सेज को डिनेट करता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम लगेंगे और अच्छा आउटपुट निकलेगा, मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर्ली मेंटेन है, मैनेज है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को ध्यान देते, बस ध्यान दे देना कि ऑप्टिमम प्रोसेस होना चाहिए, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि डिसगाइज होता है, चाहिए 40 लगा दिया 80। कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली मैनेजमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा इफेक्टिवली यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ खाली बैठे पड़े हैं। इफेक्टिवनेस क्या होता है, एक्चुअल एंड बजट रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर बजट आपने 200 बनाया, एक्चुअल आपका 150 हो रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, तो लैग कर रहे हो तो कैसे ठीक करोगे, कहीं ना कहीं इशू आ गया, लैग करोगे तो कैसे ठीक करोगे भाई, अल्टरनेटिव्स पता लगाओगे कि हमको और भी इफेक्टिव कहां से काम कर सकते हैं। हम क्या लगाएंगे, एक लिमिट लगाएंगे, मेरा डिजायर रिजल्ट 200 मिनट का बजट था, मैं 250 मिनट बनाऊंगा तभी तो मैं 200 तक पहुंचूंगा, क्योंकि आप सोचोगे एआई अपन सोचो तभी तो आप एक अटेम्प्ट में सीए बनोगे, ये मान लो सीए पास करोगे, रैंक भी सोचो निकल जाओगे, सोचोगे पास करने के लिए निकलेगा, और भाई कहीं ना कहीं तो लैग हो जाता है। प्रिपरेशन एकदम हाई रखो, एसएस लॉज रेगुलेशन, मतलब कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो, अपनी बजट बना दी एआर1, एआर1 बना दी तो ऐसा नहीं है प्लानिंग बिना प्लानिंग बनाने के निकल गया, नहीं, लॉज रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको सेकंड पार्ट में कवर करते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट 5 नंबर आएगा, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, कंप्रेहेंसिव ऑडिट। ठीक है, ये वाला